नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। रात के ठीक 9 बजे हैं और एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। अपराध की कहानी है और हमने अपनी लाल डायरी में 1997 की डायरी चुनी है, आज निकाली है। और 1997 की डायरी में नवंबर का महीना है, तारीख है 5 नवंबर 1997। बिहार के सबसे बड़े पर्व छठ महापर्व का खरना का दिन था। छठ की गीतों से पूरा बिहार गुंजायमान था और लालू यादव चारा घोटाले में गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में थे। दिन में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। लालू यादव जमानत लेना चाहते थे और छठ पर्व में शामिल होना चाहते थे। राबड़ी देवी छठ कर रही थी, जो बिहार की मुख्यमंत्री थी। दिन में लालू यादव को छठ में शामिल होने का आदेश भी, जमानत भी प्राप्त हो गया था, लेकिन आदेश ये हुआ था कि आप पहलवान घाट नहीं, दानापुर में जाकर छठ व्रत में शामिल होंगे। लेकिन इसके पहले देखिए, 5 नवंबर 1997 की सुबह 7:30 बजे पटना में एक बहुत बड़ी हत्या हो गई। बहुत ही चर्चित हत्या, बड़े कारोबारी की हत्या। और उस कारोबारी का नाम था शालिग्राम सिंह, जिनके बेटे विनोद जायसवाल आज की तारीख में राजद के विधान पार्षद हैं। शालिग्राम सिंह कितने बड़े व्यक्ति थे, यह इससे समझिए कि तब जो फॉरेन लीकर है, विदेशी शराब का कारोबार है, उस दुनिया के वे बादशाह माने जाते थे। उनके मुकाबले में, उनकी बराबरी में शायद ही कोई था। हां, प्रतिद्वंदिता थी, प्रतियोगिता थी। देखिए, दूसरे शिवशंकर भगत उर्फ मुन्ना से उनकी लड़ाई चलती थी, व्यावसायिक। लेकिन 5 नवंबर 1997 को वह गांधी मैदान इलाके में अपने घर के पास ही बम और गोलियों से उड़ा दिए गए। क्यों? अपराधियों से भी लड़ाई थी। पटना का सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी, सबसे नोटोरियस अपराधी अमरीश सिंह, जो मारा जा चुका था, अमरीश सिंह भी कहा करते थे, उससे पंगा था। तो बड़ा सवाल यह था कि शालिग्राम सिंह को किसने मारा। देखिए, अपराधी शालिग्राम सिंह और उनके बेटे विनोद जायसवाल दोनों के पीछे लगे होते थे, लेकिन विनोद जायसवाल निजी और सरकारी सुरक्षा में कड़े पहरे में चलते थे। उन पर निशाना साधना मुश्किल था, इसलिए शालिग्राम सिंह को निशाना बना लिया गया। शालिग्राम सिंह के घर में छठ नहीं हो रहा था। 2 दिनों पहले ही, मतलब 3 नवंबर 1997 को उन्होंने अपनी मां का श्राद्ध कर्म संपन्न किया था। अब घटना समझिए, गांधी मैदान इलाके के सालिमपुर आरा क्षेत्र में वे रहा करते थे। तब तो सुबह के 7:30 बजे वे अपने घर से निकलते हैं, कार से निकलते हैं। साथ में उनके समधी राम नारायण भगत होते हैं और कार का ड्राइवर राजू होता है। कार की संख्या है, नंबर है कार का नंबर BPI 9588। और घर से निकले। घर से कुछ ही दूरी पर वे जब फ्री प्रेस लेन रोड में पहुंचते हैं, नोविनो बैटरी का डिपो हुआ करता था। जैसे ही कार वहां पहुंचती है, आगे से उनकी कार पर एक बम फेंका जाता है। बम जैसे ही फेंका गया, बम का विस्फोट हुआ। समझ सकते हैं क्या स्थिति हुई होगी। तो बिल्कुल हड़बड़ाहट, जो ड्राइवर राजू है वह बिल्कुल परेशान हो जाता है और गाड़ी को इधर उधर करने की कोशिश करता है, लेकिन सफलता मिलने वाली नहीं थी। देखिए, वह कार को भगाने की, कार को इधर उधर करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच 2 और बमों का विस्फोट कर दिया जाता है, आगे से पीछे से। पहले किनारे से फेंका गया था। तीनों ही बम बहुत शक्तिशाली है। इसके बाद शालिग्राम सिंह और उनके समधी राम नारायण भगत कार से नीचे उतरकर भागने की कोशिश करते हैं। अब तक उन्हें बम के छींटे लगे होंगे, लेकिन वे जीवित थे, होश में थे और भागने की अवस्था में थे। तो चालक कार को बचाने की कोशिश कर रहा था, ये दोनों समधी भागने की कोशिश करते हैं और शायद यही गलती हो गई। जैसे ही
शालिग्राम सिंह कार से नीचे उतरते हैं। भव्य पर्सनैलिटी थी। अपराधी जो घात लगाए थे, देखिए मैं कह रहा हूं सुबह 7:30 बजे, और स्थानीय अपराधी नहीं थे, सुपारी लिए अपराधी थे या उस अपराधी गिरोह के बचे हुए सदस्य थे जिनसे पहले से झगड़ा था, अदावत थी। तो गाड़ी से जैसे ही नीचे उतरे शालिग्राम सिंह, उन पर गोलियां चलाई जाती है और ये गोली ही शालिग्राम सिंह की मौत का कारण बन जाती है। राम नारायण भगत जो उनके समधी, उन्हें भी गोली लगती है। शायद कार के भीतर बैठे होते तो अपराधी यह समझकर, क्योंकि 3 बमों के विस्फोट के बाद कार के शीशे चकनाचूर हो गए थे, कार की सूरत बिगड़ गई थी, अपराधी भाग जाते कि चलो मेरा काम हो गया, लेकिन वे नीचे उतरे और उन्हें गोली मार दी गई। देखिए यह इतनी बड़ी घटना थी, बम इतने शक्तिशाली थे, विस्फोट इतना तगड़ा था, धमाका इतना तेज था कि सुबह 7:30 बजे जो लोग घटना स्थल के आसपास थे वे घरों के भीतर दुबक जाते हैं। यह तो कहिए सरयू प्रसाद सिंह शालिग्राम सिंह के दोस्त हुआ करते थे, पेशे से वकील थे। वे घर के बाहर निकलते हैं और अपने मित्र शालिग्राम सिंह को लहूलुहान अवस्था में सड़क पर गली में गिरा देखते हैं। वे ही उन्हें लेकर गांधी मैदान इलाके के बैंक रोड स्थित तारा नर्सिंग होम पहुंचते हैं, जहां शालिग्राम सिंह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और फॉरेन लेकर की दुनिया का बादशाह, कारोबार की दुनिया का बादशाह इस तरह मार दिया जाता है। राम नारायण भगत समधी जिंदा बचे। राजू जो कार के भीतर ही था ड्राइवर, उसे बम के कुछ छिटके लगे थे। अब बड़ा सवाल, ये हत्या क्यों हुई, किसने की, वजह क्या है? बेटे विनोद जायसवाल की स्थिति क्या हो सकती है, आप समझ ही सकते हैं। 2 दिनों पहले घर में दादी का विनोद जायसवाल ने श्राद्ध कर्म किया है, मतलब शालिग्राम सिंह की मां का। तो देखिए शालिग्राम सिंह और विनोद जायसवाल पहले से अपराधियों के निशाने पर थे। हमने आपको बताया अमरेश सिंह एक ऐसा अपराधी था, सिरफिरा अपराधी था, जो कहीं भी कभी भी गोली चला देता था और पुलिस वालों की भी हत्या उसने की। यह एक ऐसा अपराधी, पटना का सबसे नोटोरियस डॉक्टर अजय कुमार, पटना के बहुचर्चित आईपीएस प्राधिकारी, पटना के सिटी एसपी हुआ करते थे, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। तो देखिए अमरेश सिंह ने पहले तो पुलिस के लिए मुखबिरी शुरू की थी। अमरेश सिंह और उसके 2 अन्य साथी, तीनों ही खतरनाक। तो पहले पुलिस के लिए मुखबिरी शुरू की, अपने विरोधियों को पुलिस की मदद से निपटाया, लेकिन इसके बाद वह डॉक्टर अजय कुमार के कंट्रोल में भी नहीं रह गया था। वह डॉक्टर अजय कुमार की पुलिसिंग को चुनौती देने लगा था और शहर में हत्याएं करने लगा था, लगातार हत्याएं कर रहा था, फिरौती वसूल रहा था, मतलब रंगदारी, एक्सटॉर्शन वसूल रहा था, और इसकी अदावत शालिग्राम सिंह से हो गई थी। शालिग्राम सिंह से जब इसकी अदावत हो गई तो देखिए शालिग्राम सिंह का कारोबार इतना बड़ा था कि तब पटना शहर में, राजधानी में शराब, विदेशी शराब की 12 दुकानें इनके पास थी और ये खुद और इनके बेटे विनोद जायसवाल फ्रेजर रोड में, तब ये बुद्धा स्तूप नहीं था, वहां बांकीपुर जेल हुआ करता था, तो बांकीपुर जेल के ठीक सामने फ्रेजर रोड में शालिग्राम सिंह की मुख्य दुकान थी। वहीं पिता पुत्र बैठा करते थे और इनकी सुरक्षा के लिए, अमरेश सिंह से बचाने के लिए वहां स्टैटिक फोर्स की तैनाती की गई थी। शालिग्राम सिंह को भी सिक्योरिटी गार्ड दिया गया था, बेटे विनोद जायसवाल को भी दिया गया था। पुलिस वालों से ठीक ठाक दोस्ती थी, लेकिन घटना के वक्त शालिग्राम सिंह के साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं था। देखिए अस्पताल ले गए थे शालिग्राम सिंह को उनके अधिवक्ता मित्र सरयू प्रसाद सिंह। जब डॉक्टर ने कह दिया कि शालिग्राम सिंह नहीं रहे तो वे रोने लगे थे और वे कह रहे थे, देखिए मैं लाल डायरी के पन्नों को पलटा हुआ हूं, तो वे कह रहे थे कि शालिग्राम बाबू कहा करते थे कि दुश्मन मेरे पीछे लगे हुए हैं, अमरेश तो मारा गया है लेकिन कई और लोग हैं जो मुझे मार डालना चाहते हैं और शायद मार भी दें। देखिए जब घटना घटी 7:30 बजे का वक्त, ये कहां के लिए निकले थे?
ये अपने समधी राम नारायण भगत के साथ बिहार के शिक्षा मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव से मिलने जा रहे थे। बड़ा सवाल यह कि जो अपराधी थे उन्हें इनके मूवमेंट की जानकारी कैसे थी और वे पहले से इतने सुबह के 7:30 बजे कैसे जमा हो गए थे। कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लीक तो हुई थी। देखिए, हत्या करने के बाद ये जो अपराधी थे, 3 या 4 अपराधी शामिल बताए गए थे, वे बम्फर रोड से भट्टाचार्य रोड की ओर भाग गए थे। तो अमरेश सिंह, जिसके बारे में हमने बताया कि जिससे अदावत थी, तो अमरेश सिंह को डॉक्टर अजय कुमार जब पटना से स्थानांतरित हुए, वे जमशेदपुर के एसपी बनाए गए। जमशेदपुर भी तब बहुत डिस्टर्ब था और टाटा वाले, तब अखंड बिहार था, टाटा कंपनी ने डॉक्टर अजय कुमार को मांगा था जमशेदपुर की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। तब हिदायत खान और गरम नाला गिरोह में किस तरीके की लड़ाई चल रही थी, यह कहानी भी कभी आपको बताएंगे। तो डॉक्टर अजय कुमार को यह पछतावा रहा कि वह अपने कार्यकाल में अमरेश सिंह का खौफ, उन्होंने बहुत सारे इनकाउंटर्स किए, बहुत सारे अपराधियों को गायब किया, लेकिन अमरेश सिंह हत्थे नहीं चढ़ा था। तो वह उनकी, मतलब कह सकते हैं कि वे इस बात के लिए दुखी रहते थे कि अमरेश सिंह क्यों मेरे हत्थे नहीं चढ़ा। तो डॉक्टर अजय कुमार के बाद राजविंदर सिंह भट्टी, जो कुछ ही दिनों पूर्व बिहार के डीजीपी थे, अब सीआईएसएफ गए हैं, सीआईएसएफ में डीजी बने हैं, तो वे सिटी एसपी बनकर आए थे। और देखिए, राजविंदर सिंह भट्टी ने ही अमरेश सिंह का काम, या यूं कहें, मुठभेड़ में तो मारा नहीं गया, वह बेगूसराय खगड़िया में घायल हुआ था, पीएमसीएच इलाज के लिए आया था और अवस्था ठीक थी, लेकिन रात में क्या हुआ, कैसे हुआ, वह सुबह होते होते खत्म हो गया था। मतलब अमरेश सिंह का नामो निशान मिटा दिया गया था। और जब अमरेश सिंह की लाश बांस घाट पर जल रही थी, तो हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे। खैर, तो अमरेश सिंह के साथ, अमरेश सिंह से बचाने के लिए शालिग्राम सिंह और विनोद जायसवाल को सुरक्षा दी गई थी। अमरेश सिंह परेशान क्या करता था, लेकिन एक खबर यह भी है, डॉक्टर अजय कुमार के कार्यकाल के वक्त की ही बात है, कि अमरेश सिंह के पटना आने की खबर थी और जो एसटीएफ के जवान थे, जो डॉक्टर अजय के भरोसेमंद जवान थे, वे शालिग्राम सिंह की जितनी दुकानें थी उन्हें अलर्ट कर रहे थे, सावधान रहो। तो देखिए, नाला रोड के मोड़ पर भी जो चौराहा है, आप यदि जाते हैं पिरमुहानी की ओर से, तो वहां भी उनकी एक दुकान थी। तो उपेंद्र मिश्रा एसटीएफ का एक बहुत जांबाज जवान था, वह शाम को सावधान करने गया शालिग्राम सिंह की दुकान पर। वहीं से इस बात का राज भी खुला था और इसके आरोप भी लगने लगे थे कि अमरेश सिंह के साथ शालिग्राम घराने ने बाद में समझौता कर लिया था। तो उपेंद्र मिश्रा सावधान करने गया एसटीएफ का कि देखो, सूचना यह है कि अमरेश सिंह पटना आया हुआ है, वह किसी वारदात को अंजाम दे सकता है। वह सेल्समैन को सावधान कर ही रहा था, तभी दुकान के भीतर से गोली चल गई और कहा यह गया, बात यह सामने आई कि अमरेश सिंह दुकान के भीतर बैठा हुआ था और उसने ही उपेंद्र मिश्रा को गोली मारी थी। उपेंद्र मिश्रा बच गया, लेकिन जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। अब इस दुनिया में शायद उपेंद्र मिश्रा नहीं है, हम उन्हें नमन करते हैं। पटना के कई अपराधियों का, कई बड़े अपराधियों का उसने सफाया किया था, सफाया कराया था। तो अमरेश सिंह के साथ सुलह हो गया, लेकिन अमरेश सिंह के मारे जाने के बाद कहा यह जाता है कि गिरोह के जो बाकी सदस्य थे, उन्होंने फिर से शालिग्राम सिंह और विनोद जायसवाल को टारगेट पर ले लिया था। फिर से सब कुछ मांगा जा रहा था, लेकिन इस बीच एक और अदावत हुई, और यह अदावत व्यावसायिक प्रतियोगिता की अदावत थी। शालिग्राम सिंह बड़े आदमी थे, विनोद जायसवाल बड़े आदमी थे। पटना का बाईपास इलाका, तब शराबबंदी तो थी नहीं, तो पटना के बाईपास इलाके के करमली चक में ऑफिसर्स चॉइस उस जमाने में अंग्रेजी शराब की एक बहुत ही चर्चित ब्रांड थी।
ऑफिसर्स चॉइस। तो बहुत महंगी शराब नहीं थी। ऑफिसर्स चॉइस का बोटलिंग प्लांट शालिग्राम सिंह परिवार ने करमली चक में लगाया था। इसका उद्घाटन होना था। बहुत बड़ा निवेश इन्वेस्टमेंट किया था शालिग्राम परिवार ने, शालिग्राम ग्रुप ने। लेकिन उसके पहले ही जो मैन्युफैक्चरर थे, जो असली कंपनी थी, उनके साथ विवाद हो गया। और विवाद का परिणाम यह रहा कि जो बोटलिंग प्लांट लगाने का अनुबंध था, एग्रीमेंट था, वह खत्म हो गया। तो इस झटके से व्यवसाय में यह शालिग्राम ग्रुप परेशान हुआ था। लेकिन इससे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि ऑफिसर्स चॉइस वालों ने शालिग्राम ग्रुप से एग्रीमेंट खत्म करने के बाद उनके दुश्मन जो शिवशंकर उर्फ मुन्ना भगत थे, उन्हें सीएनएफ बिहार का दे दिया था। और यह बात हजम नहीं हो रही थी। शालिग्राम परिवार में और मुन्ना भगत परिवार में पहले से अदावत चली आ रही थी। मुन्ना भगत के एक भाई की हत्या भी कुछ दिनों पहले हुई थी और मुन्ना भगत के लोग कहते थे कि इस हत्या में शालिग्राम ग्रुप का हाथ है। तो खून की लड़ाई पहले से, और इसका ही परिणाम यह हुआ कि जब शालिग्राम सिंह की हत्या हुई तो जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई गांधी मैदान थाना क्षेत्र में, उसमें शराब व्यापार में दूसरे पायदान पर रहने वाले शिवशंकर कुमार उर्फ मुन्ना भगत और उनके भाई लवकुश कुमार को आरोपी बनाया गया। गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन इस हत्याकांड को लेकर इतनी तनातनी थी, या यूं कहें कि दोनों परिवार, पीड़ित और आरोपी, दोनों ही इतने समृद्ध और दोनों ही इतने पावरफुल थे कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ किए बगैर उन्हें जेल भेज दिया गया था। जेल भेज दिया गया। और जो बिहार में सत्ता का, लालू यादव जेल में न्यायिक हिरासत में, खैर छठ में शामिल होने के लिए आए थे, तो आ रहे थे। तो जो सत्ता के जो दूसरे पावर हाउस थे, मतलब मुख्यमंत्री निवास के इतर दो और पावर हाउस थे। एक पावर हाउस विनोद जायसवाल के साथ था, दूसरा पावर हाउस मुन्ना भगत के साथ था। तो इसका भी असर दिखाई पड़ता था। तो यह बड़ी हत्या हो गई। इस बड़ी हत्या के बाद और जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो मालूम हुआ कि जो अमरेश सिंह गिरोह के बाकी बचे सदस्य थे, उन लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया था। बाद में वे सभी मारे गए। यह बात भी है कि कैसे, कहां, कौन मारा गया। अमरेश सिंह को तो भट्टी के जमाने में ही खत्म कर दिया गया था। तो पटना का यह बहुत ही चर्चित हत्याकांड था और शराब के सबसे बड़े व्यापारी शालिग्राम सिंह, जो हर मामले में फिट थे, हर मामले में सक्षम थे, शक्तिशाली थे, बल से भी धन से भी, उन्हें पटना में गोलियों से, बम से उड़ा दिया गया था। और यह शराब की दुनिया में शराब सिंडिकेट की लड़ाई का, जिसमें आपराधिक गिरोहों की मदद ली गई थी। और तब होता भी ऐसे ही था। जब शराब की दुकानों की नीलामी होती थी, तब भी ये जो गैंग्स थे वह आपस में टकराते थे, और जो शराब के कारोबार में शामिल होते थे वह इन आपराधिक गिरोहों की मदद लेते थे कि किस इलाके में कौन सी दुकान, किसकी दुकान। और बड़े बड़े सिंडिकेट, पटना में ही इतने सिंडिकेट थे। ये सबसे बड़े थे शालिग्राम सिंह। लेकिन शालिग्राम सिंह की हत्या के बाद फिर आगे चलकर आपने देखा ही कि 2016 के बाद तो बिहार में शराबबंदी ही हो गई और शालिग्राम सिंह के बेटे विनोद जायसवाल ने राजनीति में एंट्री की। कई चुनाव लड़े उन्होंने, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, लेकिन आखिर में सफलता उन्हें मिली सीवान में। पिछले चुनाव में जब बिहार विधान परिषद का चुनाव हो रहा था, नगर निकाय वाला, तो वे जीते। और इसमें शहाबुद्दीन परिवार की भूमिका भी रही। विनोद जायसवाल की महत्ता को आप इस तरीके से भी रेखांकित कर सकते हैं कि जब शहाबुद्दीन परिवार और लालू यादव परिवार के बीच दूरी बढ़ी ही हुई है, तो पिछले दिनों जो समझौते का प्रयास हुआ
वह विनोद जायसवाल के घर पर ही हुआ, जिसमें शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब मौजूद रहीं। आई थी सिवान से, पटना में इलाजरत थी, फिर विनोद जायसवाल के घर पहुंची उसामा शहाब, जो शहाबुद्दीन के बेटे, और इधर से लालू यादव और तेजस्वी यादव। तो ये राजनीतिक सुलह। लेकिन अब तो जमाना बदला हुआ है और इस तरीके से अब तो शराब मिलती ही नहीं है। मतलब शराब की होम डिलीवरी है, लेकिन शराब की दुकानें हैं नहीं। शराब की दुकानों के लिए लड़ाई नहीं होती है। जो शराब सिंडिकेट वाले लोग थे, जो शराब का कारोबार करते थे, वे दूसरे प्रदेशों में ट्रांसफर हो गए। और शराब के कारोबार में सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों की भूमिका रही है, हिस्सेदारी रही है। यह बात भी सच है। तो आज हमने आपको शालिग्राम सिंह की हत्या की कहानी सुनाई, और ये कहानियां आपको हम इसलिए सुनाते हैं ताकि आप सतर्क, सजग, सावधान रहें। पुलिस भी चौकस हो कि इस तरीके की वारदात क्यों होती रही है और अपराधियों का मॉडस ऑपरेंडी क्या रहा है, और आगे कैसे चुस्ती बरतें कि अपराध कम हो। लेकिन इधर के दिनों में पिछले कुछ महीनों से बिहार में अपराध में तेजी दिखाई पड़ी है, जो चिंता का कारण है। तो आज की कहानी को हम यहीं खत्म करते हैं। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को, और यदि मेरी किसी कहानी में कोई त्रुटि, गलती दिखाई आपको पड़ी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आगे हम जरूर सुधारेंगे। और चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ कल रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।